हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है। देखिए, यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वो भभुआ है, कैमूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण है, तीसरे स्थान पर रोहतास है। तो पहले स्थान पर कैमूर, दूसरा स्थान पर पश्चिम चंपारण और तीसरा स्थान पर रोहतास है। ध्यान दीजिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.76% पर 7.76% पर वन आवरण है, जबकि वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.13% पर है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। वन आवरण पूछे तो वन आवरण जो है 7.76% पर है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और वृक्ष आवरण जो है यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.13% है। सबको ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कि सबसे कम, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर तो पूछा गया कि सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जो है वन आवरण वाला जिला कौन सा है तो याद रखेंगे जहानाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न मैंने आपका कवर करा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2020 में इसकी थीम क्या थी। 2020 में इसकी थीम थी योगा विथ हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, योगा विथ हेल्थ, योगा एट होम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता है डेविड डियोप ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डेविड डियोप जो हैं यह फ्रांस के पहले लेखक बन गए हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले। और इनके किस उपन्यास के लिए यह अवार्ड दिया गया है तो ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। 2020 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था मार्के लुकस रिजनेवेल्ट को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है इसके संबंध में। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी सही दिया हुआ है। लेंस की क्षमता घट जाती है, ये भी सही दिया हुआ है। तो सभी जो है इसमें जो भी कथन दिया गया है सभी के सभी सत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उल्टा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। और यह जो रोग है इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और जस्ट इसका विपरीत हो जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने CSBC जो कि बिहार फायरमैन के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसके द्वारा 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग कवर कर रहे हैं, जिनमें से हम लोग ने इतिहास का कवर कर लिया है, भारतीय संविधान का कवर कर लिया है और हिंदी के प्रश्नों को कवर किया हुआ। उनका लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न की प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिजन डायरी जो है इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, और जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, ध्यान रखिएगा 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी हम लोगों ने स्टेट कवर किया हुआ है सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, और आपके एग्जाम तक रेगुलर यहाँ पर फायरमैन की तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को यानी कि घंटे का जो निशान दिख रहा है उसको तुरंत दबा लेना है। देखिए, पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का ये एग्जाम होगा बिहार फायरमैन का। बिहार पुलिस से हल्का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका अक्ष जो है पृथ्वी का अक्ष, इसके कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66.5 डिग्री का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अक्ष पर अगर पूछा जाए तो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और कक्षा तल से 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में है। ठीक है, राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। और यहाँ मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो हैं देहरादून में है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से नहीं पूछा गया। तो देखिए कोयली जो है यह गुजरात में है, नुमालीगढ़ जो है यह असम में। ये तेल रिफाइनरी है, एक तरफ जो तेल रिफाइनरी दिया गया और दूसरी तरफ उसका राज्य दिया गया, उससे संबंधित राज्य दिया गया है। नागापट्टिनम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नागापट्टिनम कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए, और आंध्र प्रदेश में क्या है, तो आंध्र प्रदेश में तातीपाका है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश में क्या है, तातीपाका है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु जो है मैजनी को माना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोगुनी चाल से, यानी कि 2v हो जाएगा। और किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का या फिर किसी आदमी का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम उसका जो ऊंचाई है ना, उसकी आधी दर्पण की भी लंबाई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तडोबा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में और कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में बोरीवली है, पेंच है, ठीक है, और तडोबा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो देखिए आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है यह किसके कारण से होता है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मोजेक रोग। ठीक है, मोजेक रोग पूछा जाता है कि आलू में मोजेक रोग किसके कारण से होता है, तो विषाणु के कारण से होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वायरस के कारण से। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है, यानी कि फंगस के द्वारा कौन सा रोग इसमें से नहीं होता है। तो देखिए दमा होता है, दाद होता है, गंजापन होता है, खाज खुजली होता है, ये कवक के कारण होता है। हर्पीज जो है ये वायरस के कारण से होता है। और हर्पीज जो है किस प्रकार की बीमारी है, यह त्वचा से संबंधित बीमारी है और इससे त्वचा में दर्द होता है, ठीक है, इस बीमारी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के जून 2021 तक 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कवर किया। उसका लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रेस कर लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिएगा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है ये किसके द्वारा पृथक होते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डोबर जो है, डोबर जलडमरू मध्य के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस अलग होते हैं, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और फलों के मैं खाने योग्य पार्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए, आम और पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है और लीची का एरिल का खाया जाता है। ठीक है, लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वो एरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ध्यान से सुन लीजिएगा, 82.5 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा कहलाता है। ठीक है, यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है और यह इलाहाबाद के समीप से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर के यह गुजरती है। तो ये हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महाराष्ट्र, पुणे में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर तत्व का जो आयनन ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है, आयनन ऊर्जा बढ़ जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, विद्युत धनात्मकता घटता है और विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत जो है चमड़ा यानी कि चर्म और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। तो यही जो है गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी के तहत चमड़ा और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का जो कार्य है ये संपन्न कहाँ होता है, अधिकांश भाग में। तो अधिकांश किस भाग में यह संपन्न होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है छोटी आंत में। यहाँ आंत बना लीजिएगा, छोटी आंत, ये टाइपिंग से एरर हुआ है। देखिए, जो पाचन की क्रिया है ये हमारे मुख से लेकर के बड़ी आंत तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है ये किया गया 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। इसरो की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, ये दोनों आप कमेंट करके जरा मुझे बताएंगे, अभी तुरंत आप बताइए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पूछा जाता है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर देखिए कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह स्थित है किस नदी पर, बताइए, जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर है, तो ये भी जो है जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ध्यान रखेंगे। देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा भाग है, ये थैलेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैलेमस जो है दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी का चिंतन का प्रमुख केंद्र है।
सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है, साथ ही ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस जो है यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है। तो सबसे कम जो पीएच मान है वो नींबू का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नींबू का कितना होता है पीएच मान? 2 पीएच मान जो होता है 2.2 होता है। सिरका का 2.4 होता है। शराब का कितना होता है? 2.8 होता है। थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं डिफरेंस अलग अलग बुक में मिल जाएगा, लेकिन लगभग इतना ही होता है। दूध का 6.4 होता है, कहीं कहीं आपको 6.6 भी मिलेगा। ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। खाने वाला जो नमक होता है उसका कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह, खाली स्थान दिया गया है, कितने अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति राज्य विधायिका का अगर सदस्य नहीं है और वह मंत्री पद धारण करता है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री का पद हो, तो कम से कम उसे 6 महीना के भीतर राज्य के किसी भी सदन का, जो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, जहां अगर विधान परिषद है वहां विधान परिषद या फिर विधानसभा का 6 महीना में सदस्य जो है निर्वाचित होना आवश्यक है, अन्यथा वह उस पद से त्याग देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था। तो देखिए, अलीवर्दी खां 1740 में, ध्यान रखेंगे 1740 में गिरिया के युद्ध में, किस युद्ध में? गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को मार करके स्वयं जो है बंगाल का नवाब बना। और अलीवर्दी खां के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के समय ही 23 जून 1757, याद रखिएगा 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। यह पलासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो कोई भी जब आवाज़ हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो किसी से भी जबरदस्ती कार्य नहीं लिया जा सकता है, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, यह एक अपराध है, यह आर्टिकल 23 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसी भी जोखिम भरे कार्यों, जैसे कि उनको कल कारखानों किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 31 नंबर है कि वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। लूसेंट का सीरीज हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आपने अब तक उस सीरीज से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइएगा, रोज रात को 8 बजे यह सीरीज आती है, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडल जो है यह किस विधि के द्वारा गर्म होती है। तो यह संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 32 नंबर की आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक किसके राजवैद्य थे। तो चरक ने चरक संहिता लिखा है और चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। चलिए, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ध्यान रखेंगे। 33 नंबर है कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक जो होती है ये वसा में होती है। वसा में कितनी होती है? तो देखिए, 1 ग्राम वसा के पूर्ण दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 34 नंबर देखिए कि प्राचीन भारत के किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। तो शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता था? हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जो था पुष्यवती वंश या फिर वर्धन वंश, दोनों को ध्यान रखिएगा, इसी वंश का शासक था और इसी के समय में हेन स्वांग भारत आया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। तो देखिए, यहाँ रेगुलेटिंग मतलब हिंदी में विनियामक अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम। तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया और उस समय कौन गवर्नर था? तो उस समय था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए, 36 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है?
तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000 यानी कि परम 8000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा यह तैयार किया गया है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा परम 8000 1991 में तैयार किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है। तो वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं सेनाध्यक्ष। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है फ्रेंड्स, एडमिरल सुनील लांबा है। और वायुसेना अध्यक्ष जो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। CDS याद रखेंगे, CDS ठीक है फ्रेंड्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह पहली बार इस पद का सृजन किया गया है। और इसके इनॉग्रेल होल्डर जो हैं, यानी कि शुरू में ही पहले ही इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांवर झील कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कांवर झील जो है बिहार में है और इसको 39वां रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। बिहार के बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 39 नंबर देखिए कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो फ्रेंड्स यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था। इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है। तो ये सर्वोच्च निकाय जो है भारत का संसद है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ आप अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।